वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो भी लेक्चर्स आपको अभी तक दिए जा चुके हैं वो आप देख रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है, उसको फॉलो करिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ ज्वाइन करिए। कोई भी अपडेट्स होते हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोज़ को लाइक तो कर ही रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, क्योंकि इस तरह की जो दृष्टि आई की जो बुक का जो वीडियो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे बहुत वीडियोस पढ़े, लेकिन लाइन टू लाइन हाईलाइट करके बस पढ़ा दिया गया, उसके पीछे के बेसिक के बारे में कोई बात नहीं की है। इस प्रकार से जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो वो डिफरेंस आपको नज़र आएगा, चाहे तो आप एक बार एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा, तो वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का लेक्चर हमारा 11 होने वाला है। लेक्चर 11 में आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र देख रहे हैं। उद्योग के इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनको देखेंगे, ठीक है, इत्यादि चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 10 था उसमें हमने कृषि से संबंधित क्षेत्र को देखा था। तो आज हम फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं और जल्द से जल्द अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो फिलहाल आज हम यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योग क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कि FDI और फॉर्च्यून 15 कंपनियां, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर्च्यून 15 ये जो कंपनीज़ हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन नीति लाई गई। नीति यानी कि पॉलिसी यानी कि कोई टारगेट ज़रूर रखा होगा, ठीक है। तो ना केवल PT के लिहाज से बल्कि मेंस के लिहाज से भी ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसके द्वारा लाई गई है, तो सबसे पहले जानना है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनी में निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति लाई गई। किस प्रदेश के द्वारा लाई गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा इस नीति के को स्वीकृति 31 अक्टूबर 2023 को दे दी गई है, ठीक है भाई। इसके बाद इस नीति को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में कहने का मतलब है कि प्रदेश में अधिकाधिक प्रत्येक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और विश्व स्तरीय विदेशी कंपनियों का निवेश को आकर्षित करना है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई क्यों हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो, या फिर जो फॉर्च्यून कंपनीज़ है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे कि GSDP जो उसका है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन अचीव करना चाहते हैं। मैंने आपसे होमवर्क में पूछा भी था कि किस ईयर तक, किस डेट तक $1 ट्रिलियन अचीव करने का उत्तर प्रदेश का टारगेट है। तो अब ये इस टारगेट को पूरा करने के लिए भाई इस तरह की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में क्या है, यूपी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में यूपी सेक्शन में आप देखेंगे यूपी जो है, यूपी GDP का अभी कितना कर रहा है, 25% कर रहा है, लेकिन वो 50% इसको ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ग्रोथ करेंगे तभी तो वो इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे ना। ये यूपी के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है। तो कह रहे हैं कि FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को कुछ विशिष्ट सुविधाएं और रियायतें यानी कि कम दाम पर उनको चीज़ें उपलब्ध कराने की बात की गई है। अब जैसे वो क्या क्या है, तो इसमें कहा है कि दरों में रियायत करते हुए भूमि आवंटन किया जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, ये जो कंपनीज़ यहाँ आएंगी ना, तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब लैंड में अगर बहुत ज़्यादा आप उनको ऊंचे प्राइस पर देंगे तो वो क्यों खरीदेंगे, तो इसमें रियायतें दी गई हैं। इनको कम दाम पर जो है भूमि की लागत को जो है भूमि की लागत को जो है कम कर दिया गया है, ठीक है। तो उनको जो भूमि आवंटित की गई उसकी लागत को कम कर दिया गया, उसमें रियायतें दी गई हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए जो सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें सब्सिडी जब दी जाएगी इन कामों पर, तो क्या उसमें भूमि आवंटन की चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा? सब्सिडी में भूमि लागत को नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी कम रियायतों पे दे रहे हैं वो, इसलिए इसको सब्सिडी के अंतर्गत नहीं काबिज रखा जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भूमि की लागत को, अब वही चीज़ जो मैंने बताई कि भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश पर निम्नलिखित दरों पर पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपए वार्षिक सीमा के अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 7 समान किस्तों में, वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अब आप एक चीज़ देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है, जो आपके NCR वाले एरिया है, वहाँ पर पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट होगा इनका वो 25% होगा, ये हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन जैसे निचले स्तर के आप
उसमें आएंगे ना, जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे आप देखेंगे बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ये जो पूंजी निवेश करेंगे वो 35% है। ऐसा क्यों है कि एनसीआर वगैरह में 25% है और इसमें आप देखेंगे 35%? क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि ना केवल बड़े जो शहर हैं वो उन्नति करें, वो वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट हो, बल्कि जो निचले स्तर पे भी जो शहर है उसमें भी उतना ही, मतलब विकास की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह समान हो और वहाँ पर ज़्यादा हो जहाँ पर इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो निचले स्तरों को और ऊपर उठाने के लिए जो शहर है उनको, उनमें और उन्नति करने के लिए उसमें जो निवेश होगा वो 35% होगा, जबकि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जो एनसीआर है वहाँ पर 25% होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं पहली चीज़ याद रखनी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में कहा गया है कि सकल क्षमता उपयोग गुणक जो जीसीएम है बूस्टर्स इस नीति के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीसीएम है बूस्टर्स, वो जीसीएम्स और बूस्टर्स जो इस नीति में लागू नहीं किए जाएंगे। किस नीति में? ये औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में सकल क्षमता उपयोग गुणक और बूस्टर्स इस नीति में लागू नहीं होंगे। आपसे स्टेटमेंट दे देंगे कि लागू होंगे, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये कहते हैं ये अब नॉर्मल देखा जाए तो क्या ये प्रोत्साहन जो 10 वर्षों की अवधि के लिए पात्र पूंजी निवेश की 10% वार्षिक सीमा के अधीन होगा। नॉर्मल है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये सब ये निवेश और ये सब की बात, इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ये $1 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर इनका जो एक टारगेट है ना अचीव करने का यूपी का, वो उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा था आगे कि उपयुक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान की सीमा को बढ़ाकर 50% तक ले जाने की आवश्यकता है, तभी तो आपका $1 ट्रिलियन का जो टारगेट पूरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित उद्योग बैंक निधियों को अपने प्रोजेक्ट में आकर्षित करने के लिए 22-23 के संदर्भ में देश में पहला स्थान पर है। तो क्या है, रिजर्व बैंक इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है, बैंक निधियां हैं, वो अपने प्रोजेक्ट में आकर्षित करने के अपने प्रोजेक्ट में उनको आकर्षित करने के लिए देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश क्या है, अगले 6 साल में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अगले 6 वर्षों विकास की दौड़ में कई मुकाम हासिल किए हुए हैं। जैसे 2017 में आपने देखा उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14वें स्थान पर था। अब ये 2017-18 क्यों बोला है? क्योंकि मैंने बोला था तब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उससे पहले कोई और गवर्नमेंट थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया कि 2017 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 14वें स्थान पर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ईज ऑफ डूइंग उसमें 2nd पोजीशन पर है। तो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी कौन सी पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। यानी कि एफडीआई होगा तभी तो जो है यहाँ पर देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है ना। वर्तमान में 2रे स्थान पर अभी हाल फिलहाल में। तो एफडीआई होगा, जब एफडीआई में उन्नति होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उन्नति होगी, तो बाकी चीज़ों में भी तो उन्नति दिखाई देगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से आएगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय पे कहाँ से फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में 3.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर होंगे और भारत सरकार की 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, और लेकिन कहते हैं हालांकि चिंता का विषय है कि एफडीआई को आकर्षित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। यानी कि आप देखेंगे कि 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन एफडीआई को आकर्षित करने के उसमें उत्तर प्रदेश क्या है, 11वें स्थान पर। तो ये ट्विस्ट हो सकता है, ऊपर हो सकता है स्टेटमेंट यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दें इधर, तो ध्यान रखना है। ये सब आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तभी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अगला टॉपिक क्या दे रहा है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज लीड्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स ईज जो है लीड्स की बात कर रहा है। यहाँ पर लॉजिस्टिक लीड्स में देखेंगे कि इसकी जो परिकल्पना है, ये देखिए लॉजिस्टिक लीड्स की जो परिकल्पना है 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर की गई थी। जो ये लीड्स की परिकल्पना है वो कहाँ से आई, वही लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है वो कौन जारी करता है, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक दिया गया उसमें लीड्स की जो परिकल्पना की गई है उसकी रिपोर्ट जो है ये 5वां संस्करण लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है।
इसमें क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर जो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन है उसमें सुधार के बारे में जानकारी दी गई है। अब लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, लेकिन लॉजिस्टिक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सुधारों की समग्र हितग्राही धारणा प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कि लीडर्स में जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है उनकी ग्रेडिंग्स यहाँ पर दी गई, यानी कि अचीवर्स की श्रेणी में डाला गया, फास्ट मूवर्स की तेजी से आगे बढ़ने वाला, आकांक्षी यानी कि एस्पायर्स की श्रेणी में डाला गया। तो पहले ड्यूटी क्या बनती है कि आपको सबसे पहले जानना है कि यूपी कहाँ पर इसमें है, ठीक है। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लैंड लॉक्ड ग्रुप में यूपी आता है, आपका क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पर लैंड लॉक ग्रुप में, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने वाले अचीवर्स में अगर लैंड लॉक राज्यों की बात की जाए तो उसमें यूपी आता है आपका चौथे नंबर। पहले नंबर पर आपका हरियाणा, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे यूपी आता है। और चौथे नंबर पे यूपी तो आपकी ड्यूटी बनती है टॉप 3 जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आप कोस्टल एरिया में देखेंगे तो कोस्टल यहाँ पर कितने लीड्स में डिवाइड किया है, तो लैंड लॉक ग्रुप में, कोस्टल ग्रुप में, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में किया है और यूनियन टेरिटरीज में किया है। अब देखिए तटीय इलाकों में यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री काफ़ी आजकल भ्रमण कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी ड्यूटी क्या बनती है, होमवर्क के तौर पर इसको यहाँ पर ये समझिए। कोस्टल एरिया की जब बात आई है ना, तो बताइए कि भारत में कुल कितने, लिख देती हूँ मैं, भारत में, ठीक है, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि सबसे लंबी, क्या होना चाहिए, सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी कौन सा राज्य तटीय रेखा बनाता है, ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा जो है कौन सा राज्य बनाता है, मतलब क्वेश्चन समझ गए ना, कौन सा राज्य बनाता है ये आपको बताना है, ये सब आपका होमवर्क है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे अब इसमें दूसरी चीज़ यहाँ पर बात कर रहा है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप की बात कर रहा है, तो लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा में बना हुआ टॉपिक भी है, इसलिए आपको याद रखना है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप जो है, इनमें से आप देखो एक सेकेंड इसको बताती हूँ। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप कौन कौन से हैं, पहले तो वो याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। इसके बाद इनको ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इसको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करना है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है इसी में लक्षद्वीप के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि इसका एयरपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ पर है, और इसकी लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, क्योंकि देखिए चर्चा में बना हुआ है तो बेसिक से आपके आर इत्यादि में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ होमवर्क यहाँ पर मैंने जैसे कि हाईलाइट किया है, ये सब टॉपिक आपको होमवर्क में देखने हैं, याद रखना है, पढ़ लेना है। नहीं पढ़ेंगे तो आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो पढ़ा के चली जाऊँगी, अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो पीटी के लिहाज से अगर लैंडलॉक ग्रुप में देखेंगे तो अचीवर्स की श्रेणी में आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं राइट्स लिमिटेड एंड इरकॉन को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये अगला टॉपिक है, नवरत्न की बात करा है तो टोटल नवरत्न में कितनी कंपनीज हैं, पहले तो नवरत्न और महारत्न के बारे में डिटेल पता हो। फिर टोटल नवरत्न में 16 कंपनीज हैं, जिसमें से अभी कुछ कंपनी अभी जो है अभी हाल ही में लास्ट 2 ईयर्स में ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है, 16 कंपनी, और मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा है नवरत्न की 16 कंपनी है, ठीक है। अब कह रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इरकॉन यानी कि इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो हाल ही में जो है इरकॉन यानी कि इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न में अब टोटल 16 कंपनीज हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नीचे जब आएंगे तो उन्होंने यहाँ पर एक जो है लिस्ट जारी की 16 कंपनीज़ की। तो ऐसा नहीं कि 16 को 16 रटना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि लास्ट 2 ईयर्स में कुछ कंपनीज़ को इसमें ऐड ऑन किया गया, 12 से लेकर 16 तक आप देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ONG विदेश लिमिटेड है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है और राइट्स लिमिटेड, ये तो अभी हाल ही में जुड़े लास्ट 2 ईयर्स में अगर हम बात करें, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स का याद रखना क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से। लास्ट 2 ईयर्स में नवरत्न कंपनियों में ये 4-6 जुड़ी हुई हैं, 5 जुड़ी हैं, जो हाल ही में 2 में ये है इरकॉन नेशनल और क्या है राइट्स लिमिटेड है। यहाँ तक क्लियर है,
ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स की चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है आज का, यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं। हमने राइट्स इरकॉन नवरत्न की कंपनीज को देखा। इसके बाद है अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति। तो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण, यहाँ पर एक नीति लाई गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, ये ध्यान रखना है। और ये जो नीति लाई गई है वो बेसिकली अगले 5 वर्षों के लिए कह रहे हैं। ये नीति की अवधि जो 5 वर्षों के लिए जून 2023 से अगले 5 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगी। इसमें क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति का जो है यहाँ पर इसके बारे में ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको लाया गया है। बेसिकली इस नीति का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, यानी कि लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा देना है, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देना है, ताकि नागरिकों को सस्ती दवाएं मिल सके और उपलब्धता में उनके सुधार हो सके, और राज्य के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग में नवीनीकरण लाना है। तो बेसिकली उद्देश्य हमें याद रखना है कि जो फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण जो उद्योग नीति लाई गई है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन है इस क्षेत्र में उसमें रिसर्च उसमें डेवलपमेंट करना है, ताकि जो वहाँ जो लोग हैं जो नागरिक हैं उनको सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें। ठीक है, ये कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के समाप्त होने के दिनांक के पश्चात 8 जून 2023 से प्रभावी होगी। तो ये जो है 2018 में आई थी। पहली चीज़ हमें याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि 2018 में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति आई थी, जिसमें संशोधन करके फिर इसको 2023 में लाया गया है। ठीक है, तो पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति था, 2018 में फिर इसको बदल के क्या नाम रखा गया है, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। तो ये पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि क्या से नाम क्या बदला गया है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे, यहाँ पर वर्तमान में आप देखेंगे कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का मूल्य 41.7 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। भारत में घरेलू बाजार में मात्र आधार पर, ठीक है, बाजार बेस पर फार्मास्यूटिकल उत्पादन के संदर्भ में विश्व में 3रे स्थान पर, मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन चीज़ों का हो रहा है ना, मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, उसमें तो वो 3rd पोजीशन में है, लेकिन वैल्यू वाइज अगर देखा जाए पूरे उसमें तो ये 14वें स्थान पर है। क्या कह रहा है, भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के आधार पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में विश्व में 3रे स्थान पर है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू से देखा जाए उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू से देखा जाए तो ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, प्रोडक्शन में 3रे स्थान पर, वैल्यू के वाइज देखा जाए तो ये 14वें स्थान पर भारत है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने देखा यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हैं कि भारत में घरेलू फार्मास्यूटिकल 21 में 42 बिलियन यूएस डॉलर था, 2024 में 65 बिलियन यूएस डॉलर रखने की बात की। 2030 तक का, क्योंकि नीति है, पॉलिसी है, तो कोई टारगेट होगा, तो 2030 तक 120 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचने की संभावना, यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना जो है अचीव करने की बात की गई है 2030 तक। तो इस नीति का टारगेट है, पहले तो उत्तर प्रदेश की नीति है जो 2018 में आई थी, जिसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति। फिर इसका नाम बदल के 2023 में आई है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, जिसमें आप देखेंगे इसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसने 2030 तक आंकड़ा एक टारगेट लिया है कि 120 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने की फार्मास्यूटिकल बाजार की एक कैपेसिटी को रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे फार्मास्यूटिकल बाजार जो विश्व में है भारत का, वो 3रे स्थान पर वैल्यू वाइज अगर देखा जाए, मूल्य की कंडीशन में, वैल्यू की कंडीशन में, तो ये 14वें स्थान पर भारत जो है पूरे विश्व में काबिज है। ठीक है, भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है। तो चिकित्सा सामग्री से रिलेटेड जो चीज़ें निर्यात होती हैं भारत में, भारत से वो 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी बीमारियां इत्यादि जो चल रही हैं उसके संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एशिया में यहाँ पर क्या है, एशिया में 4था सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। तो भारत के बारे में बात की जा रही है, यहाँ तक क्लियर है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण से कोई क्वेश्चन आएगा, आप गलत तो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, अगला टॉपिक कहता है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड एट अ ग्लांस टू 2023।
तो क्या है ये इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2023 की बात कर रहा है। तो बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इत्यादि चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है, उसी संदर्भ में इसको लाया गया है। यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नीचे यहाँ देखते हैं, भारत पर्यटन आंकड़ों की झलक। अब देखिए सब तो नहीं याद रख सकते कि भारत में कितना क्या पर्यटन का आगमन कितने बिलियन है, ये वो इतना आंकड़ा तो ना पूछता है ना देता है। अगर देता भी है तो जो दे आँख बंद करके उसको सही मान लेना है, क्योंकि उसको भी पता है इतना आंकड़ा याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेन हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, उसमें आइए। देखिए जो ASI है आपका, पहली बात तो ASI का नाम आया तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, तुरंत आपको जागरूक हो जाना है, होमवर्क करना है। व्हाट इज़ ASI, फुल फॉर्म ऑफ ASI और क्या काम है इसका, ये सब जानना है। ठीक है, तो ये जो केंद्र संरक्षित 5 स्मारक हैं जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो 5 पर्यटक ऐसे पर्यटन स्थल कौन कौन से जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, ताजमहल, लाल किला, सूर्य कोणार्क मंदिर, आगरा का किला, कुतुब मीनार। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब यहाँ पर बोलेंगे जो भारतीय पर्यटक है या फिर जो पर्यटक जो स्थल हैं उनकी 5 ऐसे जहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं तो वहाँ पर जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ताजमहल आप देखेंगे यूपी में, ताजमहल, आगरा का किला तो यूपी में ही है, ठीक है, आगरा है। ताजमहल, आगरा, यूपी की 2 चीज़ें आ गई हैं, ताजमहल, लाल किला, सूर्य का कोणार्क मंदिर, आगरा का किला और कुतुब मीनार। अब इससे क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको जानना है कि हेरिटेज साइट, ठीक है, हेरिटेज साइट में इनको क्यों रखा और हेरिटेज साइट किस तरह से निर्धारित होती है। और इन 5 का, ताजमहल, लाल किला, सूर्य कोणार्क मंदिर, आगरा का किला, कुतुब मीनार, इन 5 के बारे में डिटेल्स में आपको जानना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, डिटेल्स में जानना है। दूसरी चीज़, इन 5 का पूछ लेंगे आपसे कि कालानुक्रम में इनको लगाइए, कालानुक्रम में इनको बताइए। भाई ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इनका कालक्रम क्या है। अब जब आपको पता ही नहीं होगा हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आप कैसे बता पाएंगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कि लाल किला पहले बना, कि कुतुब मीनार बना, कि ताजमहल बना, कि आगरा का किला बना। तो क्या है, इनका कालानुक्रम पता करने के लिए गूगल पे सर्च करिए, इनके ईयर लिखिए, किसके द्वारा बनवाया गया, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस वंश से संबंधित है। इसी तरह से कनेक्ट करके पढ़िए, देखिए मज़ा आएगा। करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स समझ के पढ़ेंगे कभी पेपर नहीं निकलेगा जब तक आप उसके बेसिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ये काम करना है। इसके बाद कह रहे हैं 2022-23 में दौरान ASI के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। भारतीय पर्यटकों की जो संख्या सर्वाधिक रही है वो कौन कौन से, लाल किला, ताजमहल, लाल किला, सूर्य कोणार्क मंदिर, आगरा का किला, कुतुब मीनार। और जहाँ पर विदेशी पर्यटकों की, माफ़ी चाहती हूँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, विदेशी पर्यटकों की जहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा रही वो कौन कौन से, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और इतिमाद उद्दौला मकबरा और सहित महेत की साइट। ठीक है, सहित महेत की साइट, ये आपके लिए जो है विदेशी पर्यटकों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, बेसिक के बारे में आपको गूगल से मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब एक चीज़ देखिए, विश्व में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी और स्थान कौन सा है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी और स्थान कौन सा है। तो आप देखेंगे हिस्सेदारी कितनी है 2021 में, अगर हम देखें विश्व में भारत की, तो 1.54% है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे राज्य और संघ क्षेत्र, और 2024 में घरेलू पर्यटक यात्राएं, मिलियन में घरेलू पर्यटक आते हैं, प्रतिशत हिस्सेदारी में। तो घरेलू पर्यटक यात्राओं में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों पहले नंबर पर है, अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं, ताजमहल। अब इसमें से 2 तो यूपी के ही प्लेस है, ताजमहल, आगरा का किला, सूर्य कोणार्क मंदिर अलग है, कुतुब मीनार अलग है, लाल किला अलग है। ठीक है, तो कहाँ जाना पसंद करते हैं, ताजमहल, और आप देखेंगे आगरा का किला। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन है, उत्तर प्रदेश। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलियन में घरेलू पर्यटक यात्रा कितनी करते हैं, 317.91, और इसका परसेंटेज देखें तो 18.37% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इसको याद करना, बाकी चीज़ें भूल जाइए अभी आप। इसके बाद आते हैं विदेशी पर्यटक, अगर हम मिलियन में देखें तो यहाँ पर देखिए घरेलू पर्यटकों के यहाँ पर हम लिख देते हैं, घरेलू पर्यटकों की अगर हम बात करें, घरेलू पर्यटक की हिस्सेदारी अगर बात करें तो यूपी आपका प्रथम स्थान पर है। बट आपका विदेशी पर्यटक की अगर बात की जाए, विदेशी पर्यटक कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या उसमें जो है स्थान यूपी के कोई प्लेस है, लेकिन वो अंत में आते हैं। तो पहले स्थान पर इसमें क्या है, गुजरात है। ठीक है, पहले स्थान पर गुजरात है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, इसलिए आपको टॉप 3 याद करना ही होगा।
ठीक है, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर तीसरे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और फिर 5वें स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो विदेशी पर्यटकों की चॉइस में 5वें स्थान पर यूपी है, लेकिन घरेलू पर्यटकों की चॉइस में यात्राओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। तो आपको इसी तरह से याद करना है, इस तरह से चार्ट बना लीजिए जैसे कि मैंने बनाया, आपको याद हो जाएगा, कोई इतना मगजमारी उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब यहाँ तक समझ लिया? अभी तक कोई दुविधा, कोई असुविधा कुछ है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमने कहाँ से उद्योग नीति से पढ़ना शुरू किया है, हमने कृषि से संबंधित क्षेत्र को पढ़ा है, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यूपी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, कृषि से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एग्रीकल्चर जब इतना बड़ा एरिया कवर करता है तो वहाँ से तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब पेज नंबर खोल लीजिए आप, 100 पेज नंबर खोल लीजिए आप यहाँ पर 100 जो है हाँ, पेज नंबर कितना दिखा रहा है इसमें, एक सेकेंड रुक जाइए। पेज नंबर आपका है 111, 110 तक तो हमने कर लिया। 111 पे जो नया टॉपिक दिया वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न का दर्जा। ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न का दर्जा यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर नवरत्न को हमने समझा, टोटल 16 कंपनियाँ थी। अब महारत्न में टोटल कितनी कंपनियाँ हैं? तो टोटल कितनी कंपनीज है महारत्न में? कंपनियाँ हैं 13 है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स में क्या क्या जुड़ी उनको देखेंगे। अब नई 2 कंपनीज जुड़ी, उनको यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं। तो बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स में, सेम इसमें भी लास्ट 2 ईयर्स में जिन कंपनियों को जोड़ा गया है वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब लास्ट 2 ईयर्स में जो जोड़ा गया, इसके बाद 2 कंपनी जिनको अभी जोड़ा गया बिल्कुल नई है, वो है REC यानी कि REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड। इसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL एंड REC को अभी हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना, हाल फिलहाल की महारत्न और नवरत्न की कंपनियां कौन सी जोड़ी गई हैं। बहुत डिटेल में जाने की या घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में अंदर डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, ना याद करने की कोशिश करना है, वरना मेन चीज़ तो भूल जाएंगे, फालतू चीज़ों में आप भटक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि किसी चीज़ के प्रिपेयर्ड होने की बात कर रहा है, निर्यात की बात, प्रिपेयर्ड की बात कर रहा है। आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसको देखेंगे कि ये जो सूचकांक है वो नीति आयोग के द्वारा, पहले तो नीति आयोग ने जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया। किसको? निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि जो ये निर्यात तैयारी इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है? यहाँ पर मेरा काम, आपका काम क्या होना चाहिए? नीति आयोग के बारे में आप होमवर्क करके रिसर्च करिए। नीति आयोग कब आया? मैंने पहले भी ये होमवर्क दिया है, तो नीति आयोग के बारे में डिटेल जाना। नीति आयोग ये कब आया, इसका नाम पहले क्या था? ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष तो सबको पता है, इसके उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में, उपाध्यक्ष इसके कौन है? अध्यक्ष तो कोई भी बता देगा, इसके उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? यहीं से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके कितने मेंबर्स इतने होते हैं, वो सब इत्यादि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देता है, एक आध बच्चों को छोड़ के। बहुत सी वीडियो को मुझे लगता है पूरा सुनते ही नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ जाते हैं। आपका लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं होगा, बस मैं इतना बोलूँगी। मुझे क्या, मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, जो जेन्युइन होंगे वो देख रहे होंगे इसको पूरा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा निर्यात तैयारी सूचकांक जो 2022 की रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है कहाँ गया ये जो रिपोर्ट है, इसके 4 पिलर हैं, 4 पिलर हैं। तो वो 4 पिलर हमें याद रखने क्या क्या है? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि EPI के जो निर्यात तैयारी सूचकांक के जो 4 पिलर है, क्या है? नीति है, व्यवसाय पारितंत्र है, निर्यात पारितंत्र है और निर्यात निष्पादन है। तो इंग्लिश में याद रखिए, इजी हो जाएगा। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट देखो 3 तो इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और पॉलिसी। ठीक है, तो 4 स्तंभ हमें याद रखने हैं और इसके 4 के 10 उपस्तंभ है, ये मैटर नहीं करता। इसमें इंडिकेटर्स कितने का यूज़ किया गया है? 56 इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया, जो राज्य और जिला स्तर दोनों पर
निर्यात के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को समग्रता से दर्शाते हैं। तो मेन हमें याद रखना है कि 56 इंडिकेटर्स हैं इसमें, 4 पिलर्स हैं इसमें, और 4 पिलर्स के 10 उपस्तंभ हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, इस सूचकांक में राज्य को 4 श्रेणियों में तटीय आवाद यानी कि लैंड कोस्टल, इसमें जो है 4 श्रेणियों में, जैसे कोस्टल, लैंडलॉक्ड, हिमालयन और इसके बाद केंद्र शासित यूटी स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 जो है श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया गया है, कोस्टल, लैंडलॉक्ड, हिमालयन और केंद्र शासित यानी कि यूटी स्मॉल स्टेट्स में किया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, जो कोस्टल राज्य की श्रेणी है ना, वो राज्य 8 है। ठीक है, जो कोस्टल राज्य की श्रेणी में 8 कुल राज्य टोटल है इसमें। ठीक है, तो 8 राज्य तो हमें याद करना नहीं, हमें टॉप और बॉटम याद करना है। तो शीर्ष पर कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, और अंतिम स्थान पर केरल है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कोस्टल में, हमने जैसे देखा कोस्टल में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, यहाँ पर तमिल है। ठीक है, तमिल है। इसके बाद हिमालयन में आप देखेंगे, हिमालयन स्टेट्स में हम देखेंगे, हिमालयन स्टेट में आप जब यहाँ ध्यान देंगे तो पहले स्थान पर आपका उत्तराखंड है। तो पहले स्थान पर कौन है, यूके, उत्तराखंड है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अब मैं ऊपर पढ़ूंगी तो लैंड लॉक्ड में आप देखेंगे, लैंड लॉक्ड में कौन आता है पहले स्थान पर, पहले स्थान पर यहाँ पर ऊपर चलते हैं, इसको देखते हैं। भू अवध मतलब लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर आपका हरियाणा है। तो यहाँ क्या लिख लेना है, पहले स्थान पर कौन है, हरियाणा है। ठीक है, इसके बाद क्या यूपी कहीं पर कोई स्थान बनाता है, तो लैंडलॉक में आता है। अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि लैंडलॉक क्षेत्र में यूपी कौन से स्थान पर आता है, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है 9वें स्थान पर, ये स्कोर के साथ तीसरे स्थान, माफ़ी चाहती हूँ, तीसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश आता है लैंडलॉक की स्थिति में। लैंडलॉक में जो है उत्तर प्रदेश आपका 3rd पोजीशन पर आता है, उत्तर प्रदेश 3rd पोजीशन पर आता है। तो इस तरह से आप लिख लिख कर इसको याद कर लेंगे तो इतना हैवी फील नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है? निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा लाई जाती है, नीति आयोग। नीति आयोग किसके सहयोग से लाता है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा लाता है। ठीक है, ये सूचकांक, और इस सूचकांक के जो 4 स्तंभ हैं वो है पॉलिसी, एक्सपोर्ट सिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, 10 उपस्तंभ है, 56 इसके इंडिकेटर्स हैं। और ये जो सूचकांक है राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है, कोस्टल, लैंडलॉक्ड, हिमालयन और यूटी स्मॉल स्टेट। उसमें तो कोस्टल में हमने देखा शीर्ष में तमिलनाडु है, कोस्टल में हमने देखा शीर्ष में तमिलनाडु है, हिमालयन स्टेट में यूके है फर्स्ट पोजीशन पे, लैंडलॉक में आपका हरियाणा है फर्स्ट पोजीशन पे शीर्ष पर, और लैंडलॉक में यूपी की अगर बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है। क्लियर है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो होमवर्क आपको दे रही हूँ प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए, वहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि करंट में ज़्यादातर चलने वाले टॉपिक ऑलवेज बेसिक्स को हिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें हम यहाँ पर हमने देखा ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर टॉपिक किधर गया आपका, ये 111, ओके 111 के बाद यहाँ पर, हाँ, निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। ठीक है, पूरी जो जितनी रैंकिंग अगर देखी जाए तो उसमें यूपी 7वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम निर्यातक जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। तो हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट अगर यूपी का पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, बस इतना याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यूपी का डायरेक्ट बात पूछी जा रही है। अब भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य क्या है, तमिलनाडु है। शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक क्या है, तमिलनाडु है। अब ये क्या है, यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या घुमा रहा है, आप यहाँ ध्यान देंगे निर्यात। अब निर्यात का मतलब तो हम समझ जाएंगे कि भाई एक्सपोर्ट की बात कर रहा होगा ये, जबकि यहाँ पर निर्यात का एक अलग फुल फॉर्म है। तो मैंने कहा था लास्ट में एक वीडियो आएगा फुल फॉर्म का, लेकिन उसके साथ साथ करते रहिए। तो भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। भारत सरकार के निर्यात यानी कि फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ निर्यात यानी कि आपको लगेगा एक्सपोर्ट की बात करें, जबकि एक्सपोर्ट नहीं, NIRYAT, नेशनल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है। आई से मतलब यहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से है, ध्यान रखिएगा। इसमें आयात और निर्यात दोनों की बात कर रहा है। इस निर्यात में पहली बार ये निर्यात ऐसा है जिसमें आयात और निर्यात दोनों की बात कर रहा है। नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और
फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ठीक है, पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना हो गया। इसलिए भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, प्रश्न बनेगा ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो ये निर्यात का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये किस निर्यात की यहाँ पर बात कर रहा है उसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, और हो सकता है डायरेक्ट आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो किस पर्पज़ से लाया गया, क्यों तमिलनाडु काबिज है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। इससे ज़्यादा इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई महत्वता नहीं रखता है कोई चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में शीर्ष 5 निर्यातक जो राज्य हैं वो बिलियन डॉलर में कितना है, 22-23 में है हिस्सेदारी प्रतिशत में, और 21-22 में हिस्सेदारी प्रतिशत में, यानी कि अभी का आंकड़ा ये है और इससे पहले का आंकड़ा ये है। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 22-23 में आप देखेंगे कि तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर आप देखेंगे आपका कर्नाटक है। ये तो साफ समझ आ रहा है यहाँ पर इनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग, कब 22-23 में वित्त वर्ष में, ठीक है, इनकी हिस्सेदारी देख ली। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए जो पिछले वर्ष की बात है, जब 21-22 का समय था, तब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में निर्यात में राज्य में क्या तमिलनाडु ही फर्स्ट पोजीशन पे था या किस पोजीशन पे था। तो आप यहाँ पर आंकड़े अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस समय पे उत्तर प्रदेश जो है, उस समय पे उत्तर प्रदेश यहाँ पर दूसरे स्थान पर था, जबकि पहले स्थान पर आपका कौन था, यहाँ पर पहले स्थान पर यहाँ पर आपका कर्नाटक था, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था, और तीसरे स्थान पर आपका कौन था, महाराष्ट्र था, फिर चौथे स्थान पर जो था वो तमिलनाडु था। और अभी की कंडीशन अगर बोली जाए यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अब तमिलनाडु पहली पोजीशन पर आ गया, जबकि 21-22 में तमिलनाडु चौथे स्थान पर था, जबकि यूपी 2022-23 में दूसरे स्थान पर है और 21-22 में भी दूसरे स्थान पर है। तो ये सेफ जोन में है। लेकिन पहले स्थान पर अगर 2021-22 में देखा जाए तो आपका कर्नाटक था, दूसरे स्थान पर आपका यूपी था, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र था, चौथे स्थान पर आपका तमिलनाडु था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यूपी सेकंड पे है ही, कर्नाटक तीसरे पे आ गया। ये कंफ्यूजन ना हो, इसको 1-2 बार देख लेना है, आंकड़े बड़े याद ना रहे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो जाए बदलेगा ही बदलेगा कि क्या जो 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यातक जो राज्य है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या वही पोजीशन पे तमिलनाडु भी तब भी पहली पोजीशन पे था, नहीं था। पहली पोजीशन पे कौन था 21-22 में, कर्नाटक था। दूसरे नंबर पे आज भी उत्तर प्रदेश है और 21-22 में भी उत्तर प्रदेश था, है। तीसरे नंबर पे जो आज आपका कर्नाटक है वो तब उस वक्त तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र था, ठीक है, और कर्नाटक आपका जो है पहले स्थान पर था। याद रहेगा, इसको बस इस तरह से याद करना है, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। एक वीडियो को फास्ट कर करके 1.5x पे या फिर आपका 1 जो भी x होता है उस पर आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक कहता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया। अब इकोसिस्टम इंडिया यानी कि वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023 जारी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं 2022 में भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट यहाँ पर दर्ज की है, 21वीं रैंक पर आ गया, जो कि पहले वो 19वीं रैंक पर था, ठीक है। तो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023 में शीर्ष जो टॉप 5 देश हैं, ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर कंट्री दी गई है, यहाँ पर जो है सिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। टॉप 5, तो टॉप 5 में देश कौन से, यूएसए है, यूके है, इजराइल है, ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका है कनाडा और स्वीडन है। इसी के साथ यहाँ पर टॉप 5 जो शहर हैं, सिटीज़ है, वो क्या है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन में यूके लंदन, और इसका लॉस एंजल्स और बोस्टन। एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैन फ्रांसिस्को इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप 5 शहर में पारिस्थितिकी जो पर्यटन स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक में सैन फ्रांसिस्को यूएसए का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सूचकांक में शामिल विश्व में 1000 शहरों में भारत 38वें स्थान पर आता है। तो भारत जो है वो 38वें स्थान पर है। भारत के 2 शहर कौन से, बेंगलुरु 8वें स्थान पर, नई दिल्ली 13वें स्थान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व में भारत कौन से स्थान पर आता है। भारत के शहरों में 38 शहर आते हैं, भारत के 38 शहर को स्थान मिला है, जिसमें से बेंगलुरु को 8वां और नई दिल्ली को 13वें को शीर्ष 20 में मिला है। 38 शहर तो लिए गए, लेकिन हमें 38 का 38 थोड़ा ना याद रखना, टॉप 20 में देखना है। तो टॉप 20 में देखेंगे बेंगलुरु 8वें स्थान पर, नई दिल्ली 13वें स्थान पर है, ठीक है।
अगला टॉपिक क्या कहता है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो हुई है, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में हुई है ये उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, हमने कई बार कहा है। अब इसमें मज़ेदार ट्विस्ट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि अब देखिए कहने की बात है तो ये हाईलाइट है, ये ब्लैक में हाईलाइट है, लेकिन प्रश्न ऐसी जगह से बन जाता है, कम चालाक थोड़ी ना यूपीपीएससी। देखिए इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था, पहली चीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। इस सम्मेलन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपका लखनऊ में हुआ, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसका समापन किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो ये ट्विस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्वैप कर देते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को कि उद्घाटन जो किया है वो राष्ट्रपति ने किया है, समापन प्रधानमंत्री ने किया है, या दोनों उद्घाटन और समापन दोनों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने किया है। तो ऐसी जगह पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको याद रखना है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कितनी तारीख को मैटर नहीं कर रहा, लेकिन इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, लेकिन समापन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ये ट्विस्ट याद रखना है। इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें ये टारगेट क्यों रखा गया, ये पहल क्यों है, क्योंकि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस समिट को रखा गया है। और उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है MOU के द्वारा, ठीक है, समझौता ज्ञापन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवाद विभाजन में से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से छठे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमांचल, उसको कुल निवेश 45% का प्राप्त हुआ, हमने पहले भी देखा था इसको, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कुल निवेश जो है 29% है, और निवेश के मामले में ये दूसरे स्थान पर आता है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव लगभग 4.70% है, और यहाँ पर क्षेत्रवार निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष पर है, जिससे कुल निवेश का इतना परसेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की जो बात हो रही है ना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, अब आप क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, इससे बहुत बार पीटी में सीधे एक दो क्वेश्चन पूछे गए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो हमें यहाँ पर जानना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पर इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। चलिए कल जब हम आएंगे ना अगली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम पढ़ेंगे। मैंने इसलिए कृषि से संबंधित, औद्योगिक से संबंधित अलग अलग वीडियो छोटे छोटे बनाए ताकि आप इसको फटाफट से रिवाइज कर सकें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को हम कल कवर करते हुए वैश्विक सूचकांक जितने हैं उनको हम सब देखेंगे, किसके अंतर्गत, लेक्चर 12 के अंतर्गत। तो अभी तक जितने लेक्चर्स आ चुके हैं पहले उनको देखिए, फिर अगले लेक्चर पर जंप करिएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निरंतर हमारे साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक बिल्कुल किया करें, बिल्कुल ना भूला करें, शेयर ज़रूर करें ताकि सही लोगों तक इसकी पहुँचे और लोग इसको जानें, समझें और इन वीडियोस की महत्वता को जानें कि किस प्रकार से मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसे बाकियों से अलग है। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, चीज़ों को समझाते हुए बेसिक के साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ध्यान रखें अपनों का, अपना ध्यान रखें, बदलते मौसम में पढ़ाई करते रहें, बस इतना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।